स्मॉल एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो खराब हालात है वैसे हालात में ये सब डेटा देखकर ही मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मन को थोड़ा शांति मिलता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो समझ में आता है। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा उठाते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप इंडेक्स लेवल पे, एक्टिव लेवल पे क्या होगा वो भी मैं बात करूंगा वीडियो में आगे। इंडेक्स लेवल पे क्या हुआ है लास्ट 1 ईयर में, थोड़ा सा ऊपर नीचे डेटा होगा क्योंकि अब वीडियो बनाते बनाते 2-4 दिन और पोस्ट करते इधर उधर तो हो ही जाता है, तो बस 1-2 दिन का ही ऊपर नीचे। तो लास्ट 1 ईयर में जो लार्ज कैप है निफ्टी 50 मतलब जो है वो निगेटिव में 1.2%, जो निफ्टी मिड कैप 150 निगेटिव में 2.9%, जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है वो निगेटिव में 7.4%, निफ्टी माइक्रो कैप 250 जो माइक्रो कैप का इंडेक्स है वो निगेटिव में 5.9% डाउन है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 इयर्स की अगर हम बात करते हैं, पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल में लगभग 12% पॉजिटिव में है निफ्टी 50, मतलब एवरेज 12% का रिटर्न है सालाना। उसके बाद जो मिड कैप 150 है उसका 21.7% है, 21% कह सकते हो। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो 22% पे है और जो माइक्रो कैप है वो 30% पे है। लार्ज कैप कम है, हमें दिख रहा है इंडेक्स लेवल पे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लेवल पे लगभग बराबर है और माइक्रो कैप ज्यादा है इंडेक्स लेवल पे, वो भी हमें दिख रहा है। चलिए एक स्टेप और आगे जाते हैं, 5 इयर्स का डेटा देखते हैं। 5 इयर्स में लार्ज कैप का जो है वो 16.4% रहा है परफॉर्मेंस, जो मिड कैप का है वो 26.3% परफॉर्मेंस रहा है, 27% स्मॉल कैप का रहा है। यहाँ पे मिड स्मॉल हमें एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जब हम माइक्रो कैप की तरफ आते हैं तो वो 37% भाग जा रहा है, काफी बड़ा जंप है। तो लार्ज नीचे, मिड स्मॉल एक साथ और माइक्रो ऊपर हमें दिख ही रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं 10 ईयर पीरियड में। जब 10 ईयर पीरियड में आते हैं तो हमें 12% का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 लार्ज कैप की तरफ से दिखता है, 17%, 17.6% का परफॉर्मेंस मिड कैप 150 की तरफ से दिख रहा है, 15% का परफॉर्मेंस हमें स्मॉल कैप 250 की तरफ से दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स पीछे होता हुआ दिख रहा है और माइक्रो कैप इंडेक्स अगेन इन सबसे काफी ऊपर 20.8%, लगभग 21% के पास चल रहा है। क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, लार्ज कैप का परफॉर्मेंस कम रह रहा है थ्रू आउट द टाइम, हर टाइम पीरियड में। स्मॉल मिड लगभग बराबर ही, कभी स्मॉल ऊपर कभी मिड ऊपर चल रहे हैं इंडेक्स लेवल पे, और माइक्रो कैप हमेशा ही इन सबसे ऊपर चल रहा है 10 साल, 5 साल, 3 साल, हर टाइम पीरियड में। अब क्या समझना है, पहले तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, पीछे का जो डेटा है 10 साल का, इवन 20 साल का भी डेटा यही दिखाता है कि बाकी मार्केट के जो सेगमेंट के इंडेक्स हैं, मिड स्मॉल लार्ज, इन सबसे बेहतर माइक्रो कैप परफॉर्म कर रहे हैं। और बाय लॉजिक, बाय कॉमन सेंस भी करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सबसे छोटी कंपनी होती है तो इनके पास ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। अगेन वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी कहने का मतलब रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होता है, तो हमें परफॉर्मेंस पे वो चीजें दिख रही है इस चार्ट के अंदर में। मिड कैप में भी हमें दिख रहा है ठीक ठाक चल रहा है। अब अगर स्मॉल मिड और लार्ज एक्टिव लेवल पे बात कर लेता हूं कि कैसे अगर हम एक्टिवली फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस मिलती है। पास जो डेटा है इवन 10 साल का, वो यही दिखाता है कि एक्टिव लेवल पे जब आते हैं एक्टिव फंड्स के अंदर, तो हमारा जो लार्ज कैप फंड्स है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उसको बीट करने में, मतलब मेजॉरिटी में जो लार्ज कैप फंड है वो बीट नहीं कर पाते हैं इंडेक्स फंड को, निफ्टी 50 को भी बीट करने में उसको मुश्किल होती है। जैसे लॉन्ग टर्म में 3 साल में 12%, 5 साल में 16%, 10 साल में 12 है, तो ये मुश्किल होता है थोड़ा ज्यादातर फंड्स को बीट करना। कैप में भी जो हमें यहाँ पे दिख जाता है, जैसे 21% है 3 साल में, 5 साल में 26% है, 10 साल में 17% है, इसको भी एक्टिव मिड कैप फंड्स को बीट करना मुश्किल होता है, ज्यादातर एक्टिव मिड कैप फंड्स नहीं बीट कर पाते हैं। तो ये दोनों जो केस सिनेरियो है इसमें इंडेक्स ज्यादा बेहतर हो जाता है एक्टिव फंड से, और जो स्ट्रैटेजी वाले इंडेक्स है वो और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में जो इंडेक्स है वो एक्टिव फंड जो है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। रीजन भी उसका देता हूँ। स्मॉल कैप्स में एक्टिव फंड्स को स्मॉल कैप बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर देते हैं। जैसे आपको 10 साल में 15% इंडेक्स का दिख रहा है, यही एक्टिव फंड्स का जो है वो 10 साल में 18% आपको दिखेगा, मिड कैप से भी ज्यादा एवरेज रिटर्न। क्यों दिखता है ऐसा? इसलिए दिखता है कि एक्टिव स्मॉल कैप फंड के अंदर ये माइक्रो कैप इंडेक्स भी आ जाता है और उसके नीचे के भी स्टॉक्स
सारा यूनिवर्स उसके आ जाता है अंदर एक्टिव स्मॉल कैप के अंदर। और यही एक रीजन हो जाता है जिसके कारण जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है वो इजीली बीट कर लेती हैं बाकी लार्ज मिड स्मॉल सारे इंडेक्स को। समझ में आया क्यों बीट कर लेती है? एक तो माइक्रो कैप इंडेक्स हमें दिख रहा है कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे इंडेक्स के मुकाबले में, और दूसरा क्योंकि ये इंडेक्स भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ही आता है और इसके नीचे के भी जो स्टॉक्स हैं छोटे छोटे वो भी स्मॉल कैप के अंदर में आते हैं। इस कारण से स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 250 स्टॉक का सिर्फ इंडेक्स है, उसको स्मॉल कैप फंड्स जो कि बहुत सारे मतलब 3-4 हजार स्टॉक्स में से चुन के इन्वेस्ट कर सकती है वो बीट कर लेती है। सिंपली रीजन यही है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, डेटा से कुछ मोटिवेशन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है और क्या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सही है या गलत है। बताना कमेंट में आपके पोर्टफोलियो का कितना % हिस्सा स्मॉल माइक्रो की तरफ है, कितना लार्ज मिड की तरफ है, गोल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ लोग एसटीपी वाला जो मैंने कल बात बोला था उसको लेकर परेशान है कि जिस एएमसी का लिक्विड फंड है उसी एएमसी में सिर्फ एसटीपी होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जैसे ज़ीरोधा के थ्रू बाकी का में हो सकता है अगर आपको डायरेक्ट एएमसी से एसटीपी शुरू होता हो इस कारण से वो ऑप्शन नहीं मिलता हो, लेकिन ब्रोकर के लेवल पे जब एसटीपी होती है तो पहला तो जिस स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एसआईपी ही सिर्फ जा सकती है, लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, उसके अंदर वो एसटीपी नहीं होता है। और इसके अलावा जितने भी स्कीम्स है जिनके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, एक ही लिक्विड फंड से हम सारे फंड्स के अंदर एसटीपी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ब्रोकर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, ब्रोकर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो ब्रोकर उस लिक्विड फंड से पैसा जो है वो ट्रांसफर करवा देगा इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर में। समझ में आ गया? तो ये ब्रोकर लेवल पे हो जाता है। अगर एएमसी के लेवल पे हम करने जाएंगे तो एएमसी के लेवल पे जो है वो एसटीपी दूसरे एएमसी के स्कीम में अलाउड नहीं करती होगी एएमसी, लेकिन ब्रोकर के लेवल पे अगर हम एसटीपी करेंगे तो एक ही लिक्विड फंड से अलग अलग 3-4 म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के स्कीम्स के अंदर एसटीपी हो जाता है। और अगर किसी रीजन से नहीं भी हो पा रहा है एसटीपी तो इसमें परेशानी कहाँ है? कोई भी परेशानी तो इसके अंदर नहीं है। अगर एसटीपी नहीं सेट हो पा रहा है तो फिर भी करना तो हमें वही है। हमने लिक्विड फंड के अंदर डाल दिया पैसा, उसके बाद हम भाई हर महीने 5 मिनट का टाइम देंगे। मान लो 25 तारीख को हम अपना लिक्विड फंड से जितना पैसा इन 4 फंड्स में डालना है निकाल लेंगे और फिर चारों फंड्स में डाल देंगे। 5 मिनट का 2 दिन का 5 मिनट का काम होगा। आज लिक्विड फंड से हम विड्रॉ करेंगे, कल सुबह हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कल सुबह हम उन फंड्स में बांट के इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर एसटीपी नहीं सेट हो पा रही है तो खुद से मैनुअली कर लेंगे। इतना भाई अपनी जिंदगी सुधारनी है तो 5-10 मिनट तो समय दे ही सकते हैं। 2 दिन बस 5-5 मिनट समय देना है, काम हो जाएगा उतने में। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी एंड इतना आलसी बनना सही नहीं है।